तौकीर के घर चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस। तौकीर के किए की सजा अब उसे मिल रही है। जहां जेल में उस पर डंडे बरस रहे हैं, वहीं उसके घर की नीलामी के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और तो और बुलडोजर भी उसके घर को जमींदोज कर सकता है, क्योंकि जो 43 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि अब योगी की सरकार है और योगी की सरकार में उत्पाती मौलाना बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बदायूं जिला सहकारी बैंक में बरेली हिंसा के प्रमुख आरोपी और कर्जदार तौकीर रजा के घर पर कर्ज वसूली का नोटिस चस्पा कर दिया है। इस नोटिस में तौकीर को 15 दिन के भीतर लोन चुकाने की मोहलत दी गई है। अगर इस अवधि में रकम अदा नहीं की जाती है तो बैंक उसकी जमीन की नीलामी कर वसूली करेगा। बैंक अधिकारियों ने इस तौकीर के लिए आखिरी चेतावनी बताया है। तौकीर रजा फिलहाल बरेली हिंसा मामले में जेल में बंद है। बदायूं जिला सहकारी बैंक यानी डीसीपी उनसे अपना पुराना कर्ज वसूलने की प्रक्रिया में है। उन पर साल 1997 में 50,000 से ज्यादा रुपए के उर्वरक लोन की रिकवरी बकाया है। तौकीर भले ही बदायूं स्थित अपने पैतृक गांव करतौली से जमीन बेचकर बरेली स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन ये कर्ज अब फिर से चर्चा में आ गया है। डीसीबी की रसूलपुर पूठी बीपैक समिति के सचिव की ओर से जारी ये अंतिम चेतावनी नोटिस आज तौकीर रजा के बरेली के बिहारीपुर ढाल इलाके में आला हजरत दरगाह के पास स्थित उनके आवास पर चस्पा कर दिया गया। नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि 15 दिन में ऋण अदायगी न होने पर उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 95A के तहत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के मुताबिक भू राजस्व के बकाया की तरह एकमुश्त वसूली के लिए बीपैक्स की ओर से की जाने वाली उत्पीड़क कार्रवाई के लिए तौकीर खुद जिम्मेदार होगा। उन्हें मूल धनराशि के साथ ब्याज और संग्रह शुल्क का भी भुगतान करना होगा। डीसीबी चेयरमैन जिसके सक्सेना ने बताया कि अगर 15 दिन में लोन की रकम नहीं चुकाई गई तो तौकीर की जमीन तलाश कर उसे नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 43 साल में तौकीर रजा पर पहली बार कड़ा एक्शन। दरअसल यूपी के बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल होने के बाद सारे सरकारी महकमे एक्शन मोड में आ गए हैं। पुलिस अब तक तौकीर रजा और उनके 7 करीबियों सहित 84 लोगों को बलवा में जेल भेज चुकी है। बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम अब तक 220 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सील या ध्वस्त कर चुका है। पावर कॉर्पोरेशन भी एक्शन में है। लगातार चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं 1.5 करोड़ रुपए के रिकवरी नोटिस जारी किए गए हैं। बाकी सरकारी विभाग भी अपने अपने स्तर पर एक्शन में जुटे हुए हैं। दरअसल संभल हिंसा के बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई थी, ठीक वैसा ही एक्शन बरेली में लिया जा रहा है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को और उनके करीबियों पर 43 साल के आपराधिक इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई है। राजनीतिक रसूख और आला हजरत दरगाह से नाम जुड़ा होने की वजह से तौकीर रजा पर कभी किसी सरकार ने इतना बड़ा एक्शन तो कभी नहीं लिया। एक्शन में बिजली विभाग 1 अक्टूबर को पावर कॉर्पोरेशन में अभियान चलाकर मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा, सपा पार्षद मोहम्मद नदीम सहित 8 लोगों के यहां बिजली की चोरी पकड़ी। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा वसीम खान को 15 लाख से ज्यादा, मोनिस खान को 22 लाख से ज्यादा, बरकान रजा खान को 37 लाख 32 हजार, अमन रजा को 26 लाख 92 हजार और गुलाम नबी के नाम पर 26 लाख 97 हजार रुपए की आरसी जारी की गई है। 37 दुकानें सील, सड़क पर आए दुकानदार। बरेली में नोवेल्टी चौराहे के पास दरगाह है। इस दरगाह में मार्केट बनी है जिसमें 37 दुकानें हैं। कहा जाता है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा का इस पर होल्ड है। नगर निगम ने इस पूरी मार्केट को सील कर दिया है। इसके बाद दुकानदार सड़क पर आ गए हैं। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से सामान बाहर निकाल लिया है। अब वो लोग सड़क पर रेडी लगाकर सस्ते रेट पर सामान बेचने को मजबूर है। इस मार्केट पर एक बैनर टंगा है। इस पर लिखा है पहलवान साहब की मजार और उससे संबंधित प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड यूपी लखनऊ के अधीन है। यह प्रॉपर्टी किसी निजी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन की नहीं है। इससे संबंधित कोई भी वाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है। सभी न्यायालयों से वक्फ बोर्ड के पक्ष में स्टे ऑर्डर है। इंतजामिया कमेटी सेक्रेटरी की तरफ से यह बैनर दुकानों के बाहर लगाया गया है। ये सीधे सीधे नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती के लिए लगाया गया। वहीं इस मामले में राजनीति भी काफी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद यादव बरेली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। कहते हैं देश संविधान से चलता है, ना कि बुलडोजर से।
अखिलेश यादव भी यही बात कहते हैं कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता। जब कभी हम लोगों की सत्ता आएगी, बुलडोजर का मुंह उन लोगों की तरफ घूमेगा जो आजकल हमारी तरफ है। क्या जब निर्माण हो रहे थे तब प्रशासन ने उन्हें नहीं देखा? बरेली में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये तानाशाही है। हम लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। समय बदलता है, ये योगी को ध्यान रखना चाहिए। जिनके निर्माण तोड़े उनके लिए मांगा मुआवजा। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने भी यूपी मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराकर बरेली के बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन श्रेणी में आता है। अगर अवैध निर्माण थे तो पहले सूचना दिए उन्हें ध्वस्त नहीं किया जा सकता। पहले नोटिस देना चाहिए, फिर उस पर प्रॉपर सुनवाई होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 301 के तहत नागरिकों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस नुकसान के लिए नागरिकों को मुआवजा मिलना चाहिए। बरेली बवाल में पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की? डीआईजी अजय साहनी ने बताया उपद्रव में अब तक कुल 84 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें मुख्य आरोपी तौकीर रजा और साथियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा एसएसपी ने 7 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये वो लोग थे जो पुलिस और कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे थे। लगातार ये लोग अपने ठिकानों से फरार चल रहे थे। इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन सभी मुकदमों की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। एसपी रैंक के ऑफिसर एसआईटी को लीड कर रहे हैं। इसकी हेल्प के लिए 2 राजपत्रित ऑफिसर, 10 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दिए गए हैं। उद्देश्य यह है कि इन सभी मुकदमों की विवेचना इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक तरीके से हो और चार्जशीट कोर्ट में लगाई जाए। तौकीर रजा को बनाया 10 मुकदमों में आरोपी। बरेली में आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद लोगों से इस्लामिया ग्राउंड में जुटने और वहां से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने का आह्वान किया था। पुलिस ने तौकीर रजा और उनसे जुड़े लोगों को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया। जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने इस्लामिया ग्राउंड की तरफ रुख करने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें रोका तो 4 जगह भिड़ंत हो गई। पुलिस पर पथराव, फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस मामले में 11 मुकदमे दर्ज हुए। तौकीर रजा सहित 84 लोग इस वक्त जेल में हैं। पुलिस ने कुल 10 मुकदमों में तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया है। हालांकि सीएम योगी ने पहले ही दंगा भड़काने वाले मौलानाओं और तौकीर को सबक सिखाने की बात की थी। सीएम योगी ने कहा था कि हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले कई बार सोचेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि व्यवस्था को रोकने का ये कैसा तरीका है। 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा था कि पिछली सरकारों में दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। दंगाइयों की अवभगत होती थी और पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। सत्ताधारी लोग उनसे कुत्ते के साथ हाथ मिलवाया करते थे। आपने ऐसे बहुत दृश्य देखे होंगे। सीधे सीधे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है। ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने
उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आवते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे, जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है। कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है। उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगर यूपी में कोई माहौल को खराब करेगा तो योगी ऐसा ही सबक सिखाएंगे जैसा इस वक्त मौलानाओं को सिखाया जा रहा है, जिस बात को वो क्लियर कह भी चुके हैं। क्योंकि योगी की सरकार में दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, उन पर प्यार नहीं बरसाया जाता जैसे एक समय में अखिलेश यादव बरसाते थे। फिलहाल पर्दाफाश लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।